साथियों नमस्कार। मैं राजवीर सिंह दिल्ली से। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी का मेरे पास नवभारत टाइम्स है, जिसमें हेनरी किसिंजर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका एक कोटेशन है कि राष्ट्रों के बीच मित्रता स्थायी भावनाओं पर नहीं बल्कि साझा हितों पर आधारित होती है। तो मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि राष्ट्रों के बीच मित्रता स्थायी भावनाओं पर आधारित नहीं होती है, बल्कि उनके आपसी जो हित होते हैं, साझा हित, उस पर आधारित होती है। तो क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला भी अपना सकते हैं कि जो राष्ट्रों के बीच मित्रता स्थायी भावनाओं पर आधारित हो? पहले मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ, आप इसको देखिए। फिर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक कदम दूर, अपना भाग्य विधाता, खुद बने भारत। तो ये सारी चीज़ें मैं आज पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपसे बात है, कुछ आपको संदेश देना चाह रहा हूँ। भारत और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता ऐतिहासिक मुकाम से बस एक कदम दूर है। तो आज जब हमारा देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो उसमें यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस और कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर भी शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह एक कदम भी तय हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता अगर हो जाता है तो इससे यूरोप को भी फ़ायदा होगा, भारत को भी फ़ायदा होगा, और इसमें दुनिया की ज़रूरत भी है। इस मुक्त व्यापार समझौतों को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है अभी। इसमें भारत और यूरोपीय यूनियन की ग्लोबल जीडीपी पूरी दुनिया का लगभग एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं, और इस चौथाई हिस्से में भारत का जो जीडीपी है वो लगभग 400 लाख करोड़ रुपए है, और 25% के हिसाब से देखे जाएं तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा इसमें 12 लाख करोड़ रुपए बनता है। हालांकि उनकी जनसंख्या लगभग 50 करोड़ है यूरोप की, और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। तो इस तरह जितनी जनसंख्या का जो अनुपात है वो रिवर्स हो जाता है कि भारत की जनसंख्या 3/4 है, लेकिन जीडीपी में यूरोप का हिस्सा 3/4 बन जाता है, जो 25% हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब समझौता सहमति से सहयोग के लिए उर्सुला वान डेयर कहती हैं कि बहुपक्षीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतंत्र जैसे मूल्य चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ भारत में जो हम
चुनौती महसूस कर रहे हैं, वही चीज़ यूरोपीय यूनियन भी अगर महसूस कर रहा है तो इसका मतलब चुनौती पूरी दुनिया में एक जैसी है, ग्लोबल लेवल पर है। राजनीतिक तौर पर भारत में भी जो है कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार और लोकतंत्र पर हमले, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये चुनौतियाँ आ कहाँ से रही हैं। चुनौतियाँ जो है अमेरिका है, रूस है, चीन है, जो मजबूत देश हैं, अर्थव्यवस्था जिनकी मजबूत है, जो सामरिक रूप से मजबूत हैं, वो लोग पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने के लिए लोकतंत्र पर भी हमले कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर भी हमले कर रहे हैं और इसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इराक का, वियतनाम का, ईरान का, ये आप सब हमले देख चुके हैं। ये केवल जो है अमेरिका ने किए हैं। तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, वो अपने देश के हितों के लिए पूरी दुनिया में जगह जगह हमले कर रहा है। अब यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को जो है मोहरा बनाकर उसने रूस से पंगा ले रखा है। तो साथियों, अब इस सारी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अब मैं वापस आना चाहूँगा हेनरी किसिंजर के कोटेशन पर कि राष्ट्रों के बीच मित्रता स्थायी भावनाओं पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो स्थायी मित्रता की भावना किन में हो सकती है? मुख्य रूप से दो ही वर्ग हैं मेरे हिसाब से। एक पूंजीपति वर्ग है, दूसरे मजदूर वर्ग है। इन दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। और पूंजीपति वर्ग आप ये समझ लीजिए कि चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके हित एक जैसे हैं। पूंजीपति वर्ग कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, ये कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। इनका मुख्य फोकस जो है केवल अपने मुनाफे पर केंद्रित है, उसी के लिए ये काम करते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कोई एक पूंजीपति का मुकदमा किसी दूसरे पूंजीपति से चल रहा है। तो ये सब आपस में मिलकर रहते हैं। केवल जो मजदूर वर्ग है वो लोग जो है आपस में यूनाइट नहीं हो पाते हैं। चाहे आप जाति के आधार पर कह लीजिए, धर्म के आधार पर कह लीजिए, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ये गरीब वर्ग हमेशा बिखरा हुआ रहा है और अपने हितों की रक्षा जो है इसीलिए नहीं कर पा रहा है। आप रूस में देखिएगा कि मार्क्सवादियों का जब शासन था, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि क्या हम पूंजीवादियों से मिलकर पूरी दुनिया में अमन चैन शांति कायम कर सकते हैं या नहीं। उनका ये था कि हम पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासन लागू करेंगे और इसी लड़ाई झगड़े में पूंजीपतियों के मुकाबला वो हार गए और सोवियत रूस जो है कई टुकड़ों में बिखर गया। कम्युनिस्ट शासन का वहाँ अंत हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है चीन में और
साउथ नॉर्थ कोरिया में जो है ये शासन चलता रहा। लेकिन चीन भी जो आज तरक्की कर रहा है वो पूंजीवादी नीतियों को अपनाकर ही तरक्की कर पा रहा है, अन्यथा उसका भी हाल नॉर्थ कोरिया की तरह ही होना था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्थायी भावनाओं पर देशों के बीच व्यापार होता है तो केवल अमीरी और गरीबी को ध्यान में रखते हुए ही हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो अमीर हैं वो एक हैं, तो दुनिया के मज़दूरों को भी एक होना पड़ेगा, तभी जो है स्थायी साझा हित जो है हमारे अमीरों के भी गरीबों के भी पूरे हो सकते हैं। इसी बीच जो है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की स्पीच ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नेतृत्व से कई फायदे हुए हैं, खास तौर पर व्यापार, खुले समुद्री मार्ग, स्थायी वित्तीय तंत्र और सामूहिक सुरक्षा जैसे लाभ। लेकिन ये लाभ मिले किसे हैं? यूरोप वालों को मिले हैं, इंग्लैंड को मिले हैं, अमेरिका के जो दोस्त हैं देश उनको मिले हैं, लेकिन बाकी दुनिया पर तो अमेरिका ने हमले ही किए हैं। तो यही चीज़ जो है फिर वो कार्नी जो है, मार्क कार्नी बोल रहे हैं। वैसे हमें यह भी पता था कि जिस नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की कहानी हमें सुनाई गई वह आंशिक रूप से झूठी थी। मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था के गुण या कहानी अमेरिका ने सुनाई है उसको कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी जी झूठी बता रहे हैं। तो साथियों, पूरी तरह खैर झूठ उसको भी नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह अमेरिका को भी गलत नहीं कह सकते हैं, न पूरी तरह हम चीन को गलत कह सकते हैं, न रूस को गलत कह सकते हैं। हमें आज ज़रूरत है कि सभी जो है व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक रूप से हिस्सेदारी करके और दुश्मनी का भाव छोड़कर आपस में व्यापार करें, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करें, तभी पूरे विश्व में भी शांति रह सकती है और हमें भारत में भी यही नियम अपनाना पड़ेगा। जब कार्नी जी कह रहे हैं कि अमेरिका की जो कहानी थी वो झूठी थी, तो कुछ तो इसमें सच्चाई है, पूरी सच्चाई ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तो सच है इसमें। इस सिलसिले में उन्होंने चेक लीडर वैक्लाव हेवेल की कम्युनिस्ट सिस्टम के बारे में कही गई बात याद दिलाई। कम्युनिस्ट लीडर वैक्लाव हेवेल ने कहा था कि वह एक तरह से झूठ के अंदर जीना था, यानी कि कम्युनिस्ट लीडर भी कम्युनिज्म की बुराइयां कर रहे हैं कि वो एक तरह से झूठ के अंदर जीना था। तो हर सिस्टम में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। जिस तरह पूंजीवाद में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, इसी तरह कम्युनिज्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो हमें दोनों की अच्छाइयों पर बुराइयों पर विचार करके और एक साथ बैठकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे हम दोनों सिस्टम की अच्छाइयों को सामने ला सकें, ताकि दुनिया का कुछ भला पहले के मुकाबले, जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसके मुकाबले भला हो सके, पूंजीवादियों का भी और गरीबों का भी। लेकिन कम्युनिस्ट पूरे तौर पर, खुले तौर पर कहते हैं बगैर क्रांति के ये व्यवस्था नहीं बदल सकती है।
लेकिन आज का दौर ऐसा है कि जो हथियारों की होड़ चल रही है, जनता क्रांति करके जीत नहीं पाएगी। लोकतांत्रिक रास्ते से ही उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे समाजवादी हों या अम्बेडकरवादी हों, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, धार्मिक आधार पर भी जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें शांति स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि न्याय सभी को मिलना चाहिए और फ्री मिलना चाहिए। मेरा ये विचार है, न्याय के लिए किसी को भी कोई भी पैसा देना ना पड़े। ये सबसे बड़ी बात होगी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा गरीब व्यक्ति के लिए होगा। कम से कम हम एक लेवल ऐसा तय कर दें कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है या ज़िला स्तर तक आपको कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, न्याय फ्री में मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी, यही बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो वो अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है कनाडा। सच कहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप से असंतोष बढ़ने के बावजूद पश्चिमी देश इस विश्व व्यवस्था के ख़त्म होने की घोषणा से बचते रहे हैं। यानी कि पश्चिमी देश साफ साफ ये नहीं कहना चाहते कि पूंजीवादी व्यवस्था सबसे अच्छी है या सबसे ख़राब है। वो कोई भी ऐसी स्पष्ट घोषणा नहीं करना चाह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था या जो जिसके डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े पैरोकार हैं वो ख़त्म होने वाली है। चीन के मुकाबले अमेरिका कमज़ोर होता जा रहा है और चीन एक बहुत ही उभरती हुई व्यवस्था है। तो वो कनाडा कह रहे हैं कि उन्होंने इसके झूठ, दिखावे और डबल स्टैंडर्ड का जिक्र किया। यह विश्व व्यवस्था न ही उदारवादी थी, न ही इसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव था और न इसमें अमन चैन कायम रहा। उदारवादी केवल वो अपने दोस्तों के लिए थी अमेरिका की व्यवस्था, और बाकी के लिए ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान है, वियतनाम है, सभी के लिए जो है वो डिक्टेटरशिप लागू करते थे। और अमेरिकी व्यवस्था उनके लिए एक तरह से डिक्टेटर का, हमलावर का काम किया है अमेरिका ने। और डबल स्टैंडर्ड था, कहने को वो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते थे, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने तानाशाही थोपी है दुनिया में, पूरी दुनिया पर। और वसुधैव कुटुंबकम का भी उसमें भाव नहीं था कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, परिवार है। इस तरह का भी भाव अमेरिकी व्यवस्था में नहीं था और ना ही इसमें अमन चैन कायम रहा। ये तो खैर आप सभी जानते ही हैं। तो अमिताभ आचार्य जी फिर आगे कहते हैं, मैंने 2014 में अपनी किताब द एंड ऑफ अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा था कि इस विश्व व्यवस्था से पश्चिमी देशों को बाकी दुनिया के मुकाबले अधिक फ़ायदा हुआ। यानी कि ये व्यवस्था एक तरह से व्यापारियों की व्यवस्था थी। उन्होंने दूसरे देशों से लूट कर पैसा अपने देशों के नागरिकों के लिए लगाया, अपने साथियों को फ़ायदा पहुंचाया। यही जो है वो अमिताभ आचार्य जी कहते हैं। ग्लोबल साउथ ने बहुत हिंसा देखी, उधर अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिमी सहयोगी मुल्कों में शांति बनी रही। इस चीज़ का आप देखिए, ग्लोबल साउथ के मुल्कों में अमेरिकी
और उसके सहयोगियों ने बहुत हिंसा की, या फिर उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि दूसरे जो गरीब देश हैं उनमें आपस में ही राजनीतिक उठापटक में अमेरिका ने अपने मनमर्जी से सरकारें बदलने का काम किया, जिस वजह से वहाँ अव्यवस्था फैली और अमेरिका ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाया। बांग्लादेश में आप देख लीजिए, आप अगर गहराई से पड़ताल करेंगे तो आपको इसमें भी अमेरिका का हाथ नज़र आएगा। नेपाल में भी शायद कुछ ऐसा ही हो। मैं खैर इतना ज़्यादा गहराई में नहीं गया हूँ, ना ही मैं जाना चाहता हूँ। मैं तो एक आम नागरिक की तरफ से उसके जैसा सोचता है आम नागरिक, उस तरह से सोच कर आपको बता रहा हूँ। इस विश्व व्यवस्था ने जो गैर बराबरी पैदा की, उसी के कारण ट्रंप जैसे पॉपुलिस्ट लीडर्स का उभार हुआ। चीन और भारत जैसे गैर पश्चिमी शक्तियों के उभरने से यूं भी उस विश्व व्यवस्था के दिन लद चुके थे। यानी कि अमेरिकी मॉडल जो पूंजीवादी मॉडल था, उसके दिन लद चुके थे। मगर अभी यही व्यवस्था कायम है। इस सच्चाई से पश्चिमी देश यानी कि यूरोपीय यूनियन के देश नज़रें चुरा रहे थे, लेकिन आज कनाडा के प्रधानमंत्री ने वो बात कह ही दी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक तरह से जो वादे कर रही थी वो झूठे थे और उसका फल आज पूरी दुनिया को देखना पड़ रहा है। अभी भी वे पूरी तरह इसे मान नहीं पाए हैं। वे आज भी दबी आवाज़ में यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो पुराना सिस्टम फिर से आ जाएगा। यानी कि अभी भी मेरे ख्याल से वो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि जैसे पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वजह से पश्चिमी देशों को फ़ायदा होता था, तो वो ज़माना फिर आएगा। खैर अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। वो आएगा तो फिर जो है गरीब देश फिर अपने नुकसान उठाएंगे। आगे अमिताभ जी कहते हैं कि पुरानी विश्व व्यवस्था के ख़त्म होने से नई के उभरने का अवसर बना है। आज कई जानकार कह रहे हैं कि मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था बनने जा रही है। कार्नी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने मिडल पावर वर्ल्ड की बात की। मुझे लगता है कि बहुध्रुवीय विश्व की भी अपनी हदें हैं और उसमें भी विरोधाभास होंगे। दो विश्व युद्ध से पहले का इतिहास देखें तो यह समझना आसान है कि बहुध्रुवीय दुनिया में भी चुनिंदा देशों का दबदबा होगा। इस विश्व व्यवस्था में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क दोयम दर्जे के देश ही होंगे। लेकिन अब वो दोयम दर्जे के होने से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो आज भी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा को एक स्वर्ग जैसा मानते हैं। हमारे यहाँ से जो लोग ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चले जाते हैं तो वो एक तरह से वहाँ कहते हैं हम तो स्वर्ग में आ गए। तो हमारा देश कब सुधरेगा? हमारा देश तो जब तक हम जाति पाति के झगड़ों से, धार्मिक झगड़ों से, भाषा के झगड़ों से अलग हटकर आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, उसकी मजदूरी स्थायी नहीं करेंगे, उनको सरकार में हिस्सेदारी नहीं देंगे स्थायी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। अब आपको स्थायी हिस्सेदारी मजदूरों को अगर देनी पड़े
तो उसके लिए आपको सरदार पटेल, जिन्होंने कहा था कि काछी कुर्मी क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे, वही मनोस्थिति आज हमारे उच्च वर्ग की है। वाइट कॉलर जॉब जो लोग करते हैं, उच्च वर्ग हैं, उनके मन में आज भी वही स्थिति है कि गरीब आदमी वहाँ जाकर क्या करेगा संसद में। उसको तो अपने बच्चों के पालने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन जब तक उनके गरीबों के प्रतिनिधि और अमीरों के प्रतिनिधि बराबर नहीं होंगे संसद में, तब तक जो है हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज अमीरों का तो यही है मन में कि जिस तरह अमेरिका लड़ाता था गरीब देशों को, उसी तरह आज हमारे जो है संभ्रांत वर्ग सोचता है कि गरीब अपना आपस में ही लड़ते रहें, अगर ये एक हो गए तो हमारा तो जीना मुश्किल कर देंगे। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि गरीबों के प्रतिनिधि किसी भी तरह संसद में जाएं, उसमें हम सबका भला है। क्योंकि जो आज हमारे देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर दंगे हो रहे हैं, उसका नुकसान हमें भी, अमीरों को भी होता है, गरीबों को भी होता है, सभी देशवासियों को होता है। उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो उसको रोकने के लिए मेरा एक सुझाव है कि चुनाव में जितने भी लोग खड़े होते हैं, जिसको जितने वोट मिलते हैं, उसको उतनी राजनीतिक पावर दे दी जाए, तो सभी देशवासियों का, अमीरों का, गरीबों का, हर धर्म का, हर भाषा का, हर क्षेत्र का एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा और संसद में सभी की आवाज़ समान रूप से सुनी जा सकेगी। तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप केवल ये मत सोचिए कि हम अमीर हैं या हम गरीब हैं। आप देश का अगर जो है भला करना चाहते हैं तो सभी को मिलकर काम करना होगा, और वो काम केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई अलग अलग मंचों से नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए संसद में सभी की भागीदारी ज़रूरी है, और उसी के लिए हमें अपनी पूरी जान लड़ाकर, पूरा प्रयास करके सभी की भागीदारी सुनिश्चित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।